So this is your 2023 C programming question paper for IP University BCA, right? So ये आपका जो पेपर है इसमें आपके पास पहला जो पार्ट होता है वो कंपल्सरी होता है. So attempt 5 questions and all including question number 1 which is compulsory. उसके बाद आपके पास select one question from each unit. तो unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 आपको 4 units दी जाएंगी जिसमें दो दो questions होंगे and you have to do any one of those. So एक क्वेश्चन आपको उसमें से करना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर. यस, एनीवन वांट्स टू टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर? हैश डिफाइन किस लिए यूज होता है? सबसे पहले तो आप क्या बताओगे? ये प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं? विच आर एग्जीक्यूटेड before the compilation of the program, है ना? So hash define is a preprocessor and all preprocessor are executed before the compilation of the program. इसके दो major task हैं. One is to define a constant, second is to define a macro. ठीक है, include के लिए तो hash include होता है ना जतिन? ठीक है, so इसके दो काम हैं. एक to define a constant and second is to define a macro. So you can give example of both. अब उसके एग्जाम्पल्स कैसे लिखोगे आप? जैसे कि अगर आपने पूरे कोड में ऊपर कहीं लिख दिया हैश डिफाइन मैक्स 10. अब मैं जहां जहां पे मैक्स लिखूंगी, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा वो इस मैक्स को चेंज करके 10 कर देगा. सो प्रोग्राम में जहां पे भी मैक्स लिखा होगा इट विल बी मॉडिफाइड टू 10. तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सप्लेन करते हुए कि इट विल रिप्लेस मैक्स by 10 in the program before the compilation of the program. ठीक है, so that is how you define constants. दूसरी चीज होती है मैक्रो. मैक्रो याद है आपको? मैक्रो कैसे डिफाइन करते हैं? हैश डिफाइन. आपने यहाँ पे लिखा एरिया एक्स और फिर यहाँ पर लिख दिया पाई इंटू एक्स इंटू एक्स. ठीक है, तो इससे क्या होगा? जहां पर भी आपके पास लिखा जाएगा एरिया 7 लिखा मान लो, तो ये एरिया 7 रिप्लेस हो जाएगा 3.14 इंटू 7 से. सो इट इज नॉट लाइक अ फंक्शन कॉल कि वो जंप करके वहां पर जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा. इट विल सिंपली रिप्लेस द कॉल विद द फॉर्मूला. जहां जहां पे भी कॉल लिखी होगी उसकी जगह पर आपका जो फॉर्मूला है वो पेस्ट हो जाएगा. फंक्शन की तरह काम नहीं करता कशिश. इसमें आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैक्रो एंड अ फंक्शन. सो जो आपके पास मैक्रो है वो क्या करता है? इट इज कन्वर्टेड, वो रिप्लेस हो जाता है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम. ठीक है, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो उससे पहले ही वो कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर आपको इसको प्रॉपरली आंसर में लिखना है, यू वांट टू राइट इट कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे. अलोंग विद द डेफिनेशन आप इसमें एक्सप्लेन भी करोगे. ठीक है, सो यू विल बी एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि ये किस तरीके से काम करते हैं. तो मैक्रो की जगह पर कोड पेस्ट हो जाता है जबकि फंक्शन कॉल होता है. फंक्शन जंप्स टू दैट पोजीशन, एग्जीक्यूट्स इट एंड कम्स बैक. तो अगर मैं यही चीज आपको लिख कर दिखाती हूँ, आई शो यू हाउ इट वर्क्स. तो आप अपने एग्जाम में कैसे लिखोगे वो बता रही हूँ मैं आपको. सो आप सबसे पहले यहाँ पर बताओगे कि हैश डिफाइंड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. It is processed before the compilation of the program. Then its two uses to define a constant and to define a macro. Then आप examples दोगे. So पहले आप example दोगे to define a constant.
ठीक है, इसमें आप बना सकते हो कुछ भी। लेट्स से आपने लिखा हैश डिफाइन मैक्स 10, उसके बाद आप लिख सकते हो int a max, so that means array should be of size max। मैं लूप लगा सकती हूँ for int I is equal to 0, I less than max, I plus plus, and we can scan the value, so we can show कि यहाँ पर जहां जहां पर max लिखा है उसकी जगह पर 10 आ जाएगा before the compilation of your program। सिमिलर वे आप सेकंड का एग्जांपल दे दोगे कि मैक्रो डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे, हैश डिफाइन, जैसे स्क्वायर का लिख दो, एरिया का लिख दो, जो भी लिखना चाहते हो, x इंटू एक्स। और अगर हम यहाँ पर मेन बना रहे हैं और इसमें हम कहीं पे भी स्क्वायर को यूज कर रहे हैं, लाइक मैंने लिखा int r इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 9, तो क्या होगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 9 क्रॉस 9। सो ये चीज 9 क्रॉस 9 से रिप्लेस हो जाएगी बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। दैट इज द पर्पस ऑफ मैक्रो। कॉल जो होता है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे कॉल होता है, जबकि मैक्रो जो है वो बिफोर द कंपाइलेशन ही काम करता है। इज दैट क्लियर? इज फर्स्ट आंसर क्लियर टू एवरीवन? सेकेंड है एक्सप्लेन द यूसेज ऑफ ब्रेक, लेबल्ड ब्रेक, कंटिन्यू एंड लेबल्ड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। देखो, ब्रेक और कंटिन्यू जो नॉर्मल होती है, इट कम्स आउट ऑफ द इनर लूप, जब आपके पास नेस्टेड लूप्स होते हैं, है ना। सो नॉर्मली एक ही लूप हो तो लेबल्ड ब्रेक या लेबल्ड कंटिन्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जरूरत ही तब पड़ती है जब आपके पास नेस्टेड लूप हो। हाँ, बस यही डिफरेंस होता है कशिश। फिर आप ये कह सकते हो कि जो वो क्या कहते हैं डिफरेंसेस लिखने को, कि जो प्री प्रोसेसर है, जो मैक्रो है, वो मेमोरी ज्यादा लेगा, ठीक है, बट इट विल कंज्यूम लेसर टाइम टू एग्जीक्यूट, क्योंकि जंपिंग के अंदर टाइम वेस्ट नहीं होगा। फंक्शन कॉल्स में मेमोरी कम लगती है क्योंकि कोड एक ही बार लिखा होता है, बट एक्स्ट्रा टाइम इज रिक्वायर्ड टू जंप टू द फंक्शन एंड टू कम बैक। तो एक में मेमोरी बचती है और एक में टाइम सेव होता है। सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शन एंड मैक्रो। ठीक है, सो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ब्रेक, लेबल्ड ब्रेक, कंटिन्यू, लेबल्ड कंटिन्यू। देखो, हमने लेबल्ड कभी यूज नहीं किया है क्योंकि सी के कंपाइलर में ओरिजिनली लेबल्ड होता ही नहीं था, ठीक है। बट अभी क्या है आपके पास, अगर आप एक लूप लिखते हो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर है फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस, और यहाँ पर कंडीशन चेक की गई है कि अगर i j के इक्वल है तो क्या होना चाहिए, ब्रेक। और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ किसे, i और j को। तो अब इसमें देखो, ब्रेक जब होता है तो हमेशा सिर्फ इनर लूप से होता है। कैसे, i 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू, यहाँ आया, j इज 1, j लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू, 1 एंड 1 सेम है, ब्रेक हो गया। ब्रेक किससे हुआ, अंदर वाले लूप से, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, अब आई 2 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू, j 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। पर ये दोनों सेम नहीं है, अब i जो है वो मेरा 2 हो चुका है, j 1 है, सेम नहीं है, तो प्रिंट हो गया 2 1। फिर आपका j 2 हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू, 2 इज इक्वल टू 2, तो ब्रेक हो गया, प्रिंट नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। 3 हो गया, 3 1 पे ट्रू नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा, 3 2 पे नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा, 3 3 पे इक्वल हो गया, ब्रेक हो जाएगा। सो दैट शोज कि बाय डिफॉल्ट ब्रेक हमेशा अपने इमीडिएट लूप को ब्रेक करता है। सो बाय डिफॉल्ट ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द इमीडिएट लूप। इमीडिएट लूप मतलब जिसके अंदर वो डायरेक्टली है, टर्मिनेट्स द इमीडिएट लूप, और यू कैन से इनर लूप। सो बाय डिफॉल्ट जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो हमेशा सिर्फ अपने अंदर वाले लूप को टर्मिनेट करेगा। जबकि अगर आपने यहाँ पर लेबल्स दिए होते, लाइक आपने यहाँ पर लिखा होता आउटर कोलन, तो आउटर इज अ लेबल फॉर दिस फॉर लूप। आपने लिखा होता इनर कोलन, जरूरी नहीं है कि इसका नाम आउटर और इनर हो, आप एबीसी एक्स वाई जेड भी दे सकते हो, बट आपने यहाँ लेबल्स दिए हुए हैं। अब अगर आपने यहाँ लेबल्स दिए हुए हैं तो आप यहाँ लिख सकते थे ब्रेक आउटर। ब्रेक आउटर लिखने से पहली बार ही 1 इक्वल टू 1 वाली कंडीशन ट्रू होगी, ब्रेक आउटर मतलब सीधा बाहर वाले लूप से बाहर, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, नथिंग विल बी प्रिंटेड एट ऑल। ठीक है, सो दैट इज लेबल्ड ब्रेक।
तो आपको लेबल्ड ब्रेक और ब्रेक के बीच में डिफरेंस बताना है. सिमिलर वे यू हैव टू टेल कंटिन्यू एंड लेबल्ड कंटिन्यू. सो कंटिन्यू क्या करता है कि जब भी कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है इट मूव्स ऑन द नेक्स्ट आइटरेशन स्किपिंग द करंट आइटरेशन. सो अभी वाली जो आपके पास आइटरेशन है वो स्किप हो जाएगी एंड इट मूव्स टू द नेक्स्ट आइटरेशन. अभी समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड लेबल्ड? गो टू स्टेटमेंट तो अनकंडीशनल है ना. गो टू का तो होता है कि आप डायरेक्ट किसी भी लेबल पे जा रहे हो बिना किसी कंडीशन के. हाँ, जैसे गो टू में लेबल देते हैं वैसे. यस, बिल्कुल वैसे. जैसे गो टू के साथ लेबल का नाम देते हैं, और गो टू हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के भी, लेकिन इफ के साथ ही यूज होता है ब्रेक या कंटिन्यू. ठीक है. अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सी वाला. राइट एग्जाम्पल कोड टू डिक्लेयर अ टू डायमेंशनल एरे. ठीक है. सो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन मिला है ये. आपको सिर्फ कोड लिखना है टू डिक्लेयर अ टू डायमेंशनल एरे. सो टू डायमेंशनल एरे को आपको डिक्लेयर करना है, तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ डिक्लेयर तो नहीं करेंगे. वी कैन इनपुट एज वेल एज शो इट ऑल्सो. तो आपको बोला गया है कि डिक्लेयर करके दिखाओ. ओके, I'm just adjusting the size. Okay, so if you have to declare, how do we write? आप क्या लिखोगे? 2D array declaration कैसे होती है? तो पहले आप syntax बताओगे. Syntax is write down the data type, write down the name of the array. In first square bracket, tell the number of rows. In second square bracket, tell the number of columns. इस syntax को explain करोगे कि data type क्या होता है. So we specify the data type of the values to be stored and all that. फिर name, फिर बताओगे कि number of rows and columns must be specified. Then आप example दे दोगे, like if I declare int a35, so it will be a matrix or a two-dimensional array which can store 3 rows and 5 columns. फिर आप लिख सकते हो following code shows the input and printing of the columns also if you want. So आप सिर्फ एक input का loop लगा के, मतलब nested loop लगेगा क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स है, तो आप उसको इनपुट और प्रिंट करके दिखा सकते हो. अदरवाइज सिर्फ ऐसे डिक्लेरेशन को एक्सप्लेन कर दो, और आप फिर उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो इनिशियलाइजेशन भी. इनिशियलाइजेशन कैसे होती है? कर्ली ब्रैकेट्स की फॉर्म में. सो वी कैन एक्सप्लेन द इनिशियलाइजेशन पार्ट एज वेल. तो उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि एन एरे कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट int a34 is equal to curly bracket, then within the curly bracket I can give the values for the first row, then I can give the values for the second row, third row, fourth row. So this is how an array can be initialized. So 5 marks के accordingly आपको इसका आंसर देना है, but it's a very easy question. नहीं, सेम नहीं होगा कशिश. Go to is an unconditional branch statement. You can't say it is similar to that. रिजल्ट चाहे सेम आ जाए, पर आप लॉजिकली उसको सेम नहीं कह सकते. ठीक है. सी क्वेश्चन सबको क्लियर है? सी पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? नाउ डी इज डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन सी. ये तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है ना. सो वी हैव लिटरली डन दिस. इसके हमने डिफरेंसेस लिख रखे हैं. तो लोकल वेरिएबल्स आर व्हिच आर डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन. ग्लोबल वेरिएबल्स आर व्हिच आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस. ठीक है. देन लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? स्कोप मतलब दे कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द फंक्शन दे आर डिफाइंड. ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप होता है पूरा प्रोग्राम. इट कैन बी एक्सेस्ड इन एनी ऑफ द फंक्शंस. Then lifetime, local variable का lifetime होता है from starting of the function to end of the function. Global variable का lifetime होता है from starting of the program till end of the program. So आपके जितने भी points हैं on the base of lifetime, scope, declaration, initial values में क्या होती है, ठीक है. So वो सारे points लिख के आप एक छोटा सा example दिखा दोगे जिसमें आप एक local और global variable का
यूसेज दिखा दोगे। सो 5 मार्क्स आपके, ठीक है। देन ई पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस। ये तो हमने बहुत बार किया है, इसी को आप एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करोगे। कैन एनीवन टेल मी हियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस? लोकल वेरिएबल की गार्बेज होती है कशिश, एंड ग्लोबल वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 होती है। लोकल वेरिएबल्स आर बाय डिफॉल्ट एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी होता है, तो दैट इज सेड टू बी गार्बेज वैल्यू। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, सो स्टैंड अलोन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपको एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा कि अगर प्लस प्लस ए है तो पहले इंक्रीज होगा फिर यूज होगा, एंड ए प्लस प्लस में पहले यूज हो जाएगा एक्सप्रेशन में और उसके बाद वो एक ही वैल्यू को इंक्रीज करेगा। सो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल देके समझा देना। देन कम्स इतना इजी क्वेश्चन, मतलब चॉइस देखो क्या है यूनिट 1 में। Explain various types of operators used in C with example is for 12.5, है ना। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन करो या 3 वाला करो। 3 में है व्हाट इज रिकर्शन, एक्सप्लेन with the help of a program in C, explain various looping statements in C with the help of a suitable example। तो इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स टेस्ट होती है। देखो पता सबको होता है, लेकिन उसको लिखना किस तरीके से है वो कला आपकी यहाँ पर आपको दिखानी होती है। Various type of operators used in C with example. So what are the various type of operators we have? इसमें आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। सो अपने पेपर को बहुत ही अच्छे से लिख कर आएंगे आप। अगर आपसे ऑपरेटर्स पूछा गया है तो आप पहले अपनी हेडिंग लिखो ऊपर, ऑपरेटर्स इन सी, फिर बताओ कि सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म operations on data values are called operators. The values being used are called operands. On the basis of number of values used, operators are classified as follows। इसमें आपको अपना वो डायग्राम बनाना है कि ऑपरेटर्स लिखो, ऐसे ऐसे चार्ट बनाओ, यहाँ लिखो यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। मैंने नोट्स में आपको दिया हुआ है ये सारा। सो सिमिलर वे यू हैव टू राइट। तो यूनरी में फिर आप यहाँ पर प्रॉपर नीचे इसके बनाओगे कि यूनरी क्या है, जो सिंगल पे काम करता है। सो यूनरी के नीचे यू हैव टू मेंशन हियर वी हैव नेगेशन, दैट इज टू चेंज साइन ऑफ अ नंबर, वी हैव इंक्रीमेंट, वी हैव डिक्रीमेंट। बाइनरी के अंदर है अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट। लेंदी बहुत हो जाएगा तो ध्यान रखना कि पेपर टाइम से कंप्लीट भी करना है। कई ऑपरेटर्स लिखते रह गए और पूरा टाइम खत्म हो गया, तो ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। सो ये आपके मेन ऑपरेटर्स हो गए। अब इन सबको आप एक्सप्लेन करते जाओगे एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स जरूर बताना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल दी प्रेसिडेंस एट द एंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे 12.5। सिर्फ थ्योरी लिखोगे बिना अच्छी प्रेजेंटेशन के तो मार्क्स मिलना मुश्किल होता है। सो यू हैव टू काउंट द शीट्स ऑल्सो कि अच्छे से भरी होनी चाहिए, एंड प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स। What is recursion? Recursion की definition बता दोगे। When a function calls itself, that is called recursion। आप factorial of a number का example लेके इसको explain कर सकते हो। That is the best example to explain recursion। So जैसे मैंने आपको समझाया था कि 5 का factorial can be termed as 5 into 4 factorial, 4 का factorial can be termed as 4 into 3 factorial। उसी तरीके से आप उसको अपने शीट पे एक्सप्लेन कर सकते हो और उसका प्रोग्राम लिख के आ सकते हो। 6 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। वेरियस लूपिंग स्टेटमेंट्स आपको फॉर, वाइल, डू वाइल तीनों बतानी है। इसमें जरूर बताना कि फॉर एंड वाइल जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है और जो डू वाइल है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। जब भी आप किसी भी लूप को बताओगे तो आपको कोई भी स्टेटमेंट हो, इफ हो, लूप हो, जैसे मैंने अभी 2D एरे की डिक्लेरेशन बताई। सो जब भी आप किसी चीज को बताते हो, मेक श्योर कि आप पहले उसका सिंटेक्स लिखो
और फिर उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर फॉर लूप एक्सप्लेन करना है तो पहले आपको फॉर लूप का सिंटेक्स बताना है, ठीक है। सो यू हैव टू टेल दी सिंटेक्स फर्स्ट। तो हमेशा आप जब लिखोगे किसी भी चीज को, आप लिखो फॉर लूप, देन एक्सप्लेन दी सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? फॉर, सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन कोलन, कंडीशन कोलन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, नो सेमीकोलन आफ्टरवर्ड्स, एंड यहाँ पर स्टेटमेंट्स। सो इन सिंटेक्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो और फिर एग्जाम्पल दो। सिमिलर वे वाइल का, सिमिलर वे डू वाइल का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन इट विद प्रॉपर सिंटेक्स, ठीक है। फिर यूनिट 2 में फिर से आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू डू वन। पहला सेट कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन scanf एंड गेट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, देन एक्सप्लेन द स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी तरीके से आ ही जाता है। नहीं बेटा, लूपिंग स्टेटमेंट पूछा है कशिश, स्विच इज नॉट अ लूपिंग स्टेटमेंट। स्विच लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है। लूप में आपके पास सिर्फ 3 होते हैं, दैट इज फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। अगर कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपसे पूछते तो कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आप इफ और स्विच एक्सप्लेन करोगे। इफ के अंदर आप फिर से फर्दर बताओगे कैटेगरीज कि हम खाली इफ भी लगा सकते हैं, नेस्टेड इफ भी हो सकता है, एल्स इफ लैडर भी हो सकता है, एंड एल्स इफ लैडर हो गया, खाली इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, ठीक है। scanf और getes में डिफरेंस, getes इज यूज ओनली टू रीड स्ट्रिंग्स, है ना। दूसरा getes जो है वो टर्मिनेट होता है एंटर के प्रेस होने पर। जब एंटर की प्रेस होती है तब गेट्स का इनपुट टर्मिनेट होता है। जबकि scanf जो है वो किसी भी टाइप की वैल्यू को रीड कर सकता है, कैन बी यूज टू रीड इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, किसी भी टाइप की वैल्यू को रीड कर सकता है। एंड scanf टर्मिनेट होता है बाय डिफॉल्ट स्पेस या एंटर की प्रेस होने पर। तो अगर स्पेस प्रेस होता है scanf का इनपुट टर्मिनेट हो जाता है, एंटर प्रेस होता है तो भी टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। पर गेट्स जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग्स इनपुट के लिए यूज होता है, इट कैन नॉट बी यूज टू इनपुट दी अदर टाइप ऑफ वैल्यूज। फिर आप दोनों के एग्जाम्पल लिख के दिखा सकते हो। स्टोरेज क्लासेस कितनी होती है हमारे पास? हाँ, ब्लैंक स्पेसेस इंक्लूड नहीं होते स्ट्रिंग के अंदर। स्टोरेज क्लासेस कितनी होती हैं सी में? यस कशिश, दैट इज आल्सो करेक्ट। 4। कौन कौन सी? ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर एंड स्टैटिक, ठीक है। सो ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर एंड स्टैटिक। सो ऑटो हो गए आपके लोकल वेरिएबल्स, एक्सटर्न हो गए ग्लोबल वेरिएबल्स, रजिस्टर जो कि सीपीयू रजिस्टर में स्टोर हो उसके लिए आप रिक्वेस्ट करते हो कंपाइलर को, दैट्स नॉट अ कमांड। So register is a request to the compiler कि if possible save this value or save this variable in the CPU register so that वो faster access मिल जाए उसको। और static variable होने से क्या होता है? What is the purpose of static variables? Static का एग्जाम्पल देखो, स्टैटिक का एग्जाम्पल इज, अगर मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर, आई हैव हैश, आई हैव हैश इंक्लूड stdio.h, देन आई हैव void show, ये डेक्लेरेशन हो गई, देन आई हैव मेन, एंड इसके अंदर से मैंने प्रिंट किया हेलो, फिर कॉल किया शो को, फिर मैंने यहाँ पर कॉल किया शो को, फिर कॉल किया शो को। तो स्टैटिक का एक्चुअल यूज दिखाने के लिए आपको इस कोड को 2 बार भी लिख के दिखाना पड़ सकता है, जिसमें आप पहले क्या दिखा सकते हो कि अगर हमारे पास स्टैटिक नहीं है, अगर मेरे पास void show एक नॉर्मल फंक्शन है जिसमें मैंने int count is equal to 0 लिया है और फिर count प्लस प्लस किया है, ठीक है, और उसके बाद आप उसको प्रिंट करा रहे हो। सो आपने काउंट प्लस प्लस कर दिया और फिर आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो कॉल नंबर परसेंटेज डी काउंट, ठीक है।
अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा कॉल नंबर 1, कॉल नंबर 1, कॉल नंबर 1। सो आउटपुट विल बी, पहले प्रिंट होगा हेलो, शो कॉल हुआ, यहाँ आएंगे, प्रिंट करेगा कॉल नंबर 1, फिर वापस जाएंगे, फिर शो कॉल होगा, फिर यहाँ आएंगे, फिर से प्रिंट करेगा कॉल नंबर 1, फिर वापस जाएंगे, फिर शो कॉल होगा, फिर इधर आएंगे, फिर से प्रिंट करेगा कॉल नंबर 1। बिकॉज अभी जो है ये ऑटो वेरिएबल है, इट्स अ लोकल वेरिएबल। सो जब भी शो कॉल होता है काउंट क्रिएट होता है, क्योंकि उसका लाइफ टाइम है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन टू एंड ऑफ द फंक्शन। सो स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन में काउंट क्रिएट हुआ, उसमें 0 गया, काउंट प्लस प्लस से वो 1 से इंक्रीज हो गया, प्रिंट हो गया कॉल नंबर 1। फिर उसके बाद वापस आए, फिर से शो कॉल हुआ, अब वो फिर से 0 हो गया, फिर 1 हुआ, फिर से प्रिंट हो गया 1। आप चाहते हो ऐसा ना हो, आप यहां पर लिख सकते हो स्टैटिक, स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0। नाउ इट्स लाइफ टाइम इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन, जब वो पहली बार डिक्लेयर हुआ तब उसको मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है, टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो जब वो फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ वहां से लेकर टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम उसका लाइफ टाइम रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो मल्टीपल फंक्शन कॉल्स के बीच में मेंटेन रहेगी। तो पिछली बार 1 हुआ था, अगली बार प्लस होके 2 हो जाएगा, अगली बार 3 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आएगा हेलो, कॉल नंबर 1, कॉल नंबर 2, कॉल नंबर 3 एंड देन थैंक यू। सो स्टैटिक लिखने से उसकी जो मेमोरी है वो डिसअपियर नहीं होती है, वो मेमोरी वहीं पर रहती है, ठीक है, एंड यू कैन use it anytime later. Is that clear? नहीं, स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ पहली बार होता है, उसके बाद दोबारा वो इनिशियलाइज ही नहीं होगा। ठीक है आकाश, आई गेस इट्स क्लियर स्टैटिक वाला। और जो रजिस्टर है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है, रजिस्टर सिर्फ आप कंपाइलर को बोलते हो कि इफ पॉसिबल तो उसको सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर करो, ताकि आपकी एग्जीक्यूशन थोड़े कुछ नैनो सेकंड से और ज्यादा फास्ट हो जाए। नहीं, इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो 0 नहीं होगा, करना पड़ेगा। अब इसमें आपके पास ऑप्शन में था व्हाट आर द वेरियस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस इन सी, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो दो ही होते हैं, एक होता है मैलॉक, एक होता है कैलॉक। ये अभी रिसेंट क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन किया है। ऑटो आर ऑल लोकल वेरिएबल आकाश, जो भी नॉर्मल लोकल वेरिएबल्स होते हैं आपके वो सारे ऑटो ही होते हैं, उसके लिए आपको ऑटो कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती। सो एनी फंक्शन विच इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, sorry, inside a function is a local variable or an auto variable. And any variable declared outside all the functions is a global variable, or you can say it's an external variable. ठीक है, अब देखो सेकंड वाले में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में मैलॉक एंड कैलॉक एक्सप्लेन करोगे। दूसरा आपसे पूछा है व्हाट इज अ पॉइंटर, एक्सप्लेन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू फंक्शन विद suitable एग्जाम्पल। देखो पॉइंटर क्या होता है, इट्स अ वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। सो एक पॉइंटर क्या करता है, किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन का, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो है उसको स्टोर करता है। अब आपको कहा गया है एक्सप्लेन एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स में क्या हो जाएगा, वी विल हैव एन एरे विच हैज ऑल द पॉइंटर्स, मतलब एक एरे के अंदर बहुत सारे एड्रेसेस होंगे, दैट विल बी एरे ऑफ पॉइंटर्स। सो एरे ऑफ पॉइंटर्स इज विच इज होल्डिंग मल्टीपल एड्रेसेस इन इट। अब वो आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। नहीं कशिश, आप वो कर ही नहीं पाओगे, करके देखना, यू विल गेट सम काइंड ऑफ एरर ऑन दिस। ठीक है, अब मैं आपको ये लिख के दिखा देती हूँ। देखो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का अगर आपको एक एग्जांपल देना है, तो जो सी का ओरिजिनल रूल है, सी का ओरिजिनल रूल क्या कहता है कि एरे का जो साइज है वो इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सो एक तो आपको फाइल कौन सी इंक्लूड करनी पड़ेगी, alloc.h, जिसके अंदर मेमोरी एलोकेशन वाले फंक्शंस आपके होते हैं। सो दिस इज एक्स्ट्रा यू हैव टू इंक्लूड अलोंग विद द stdio। अब आपने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंटर ले लिया a, एक नॉर्मल इंटीजर ले लिया n और एक i ले लिया। यूजर से पूछा
हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। अगर आप में से कोई अपनी पेपर प्रेजेंटेशन चेक कराना चाहता है तो आप इस पेपर को सॉल्व करके उसकी पीडीएफ बना के मुझे भेज सकते हो। आई विल चेक एंड आई विल टेल यू हाउ योर पेपर प्रेजेंटेशन इज। ठीक है। अब इसको मेमोरी एलोकेट कराने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो। आप लिखोगे इंट स्टार मैलॉक, ब्रैकेट में हमें बताना होता है कि कितनी बाइट्स एलोकेट करनी है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, साइज ऑफ इंट इंटू एन। सो मान लो यूजर ने बोला है कि उसको 7 इंटीजर्स चाहिए। अगर उसको 7 इंटीजर्स चाहिए तो साइज ऑफ इंट आपको देगा हाउ मेनी बाइट्स वन सिंगल इंटीजर रिक्वायर्स। सिंगल इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय एन। तो सिंगल इंटीजर को अगर 4 बाइट्स चाहिए और उसको 7 बोला है उसने, तो 4 इंटू 7 28 बाइट्स विल बी एलोकेटेड और वो ए में आ जाएगा। एंड वी नो कि नेम ऑफ द एरे इटसेल्फ इज अ पॉइंटर। तो बाकी का काम में आपको पॉइंटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली एरे इनपुट करवा सकते हो। सो आई कैन हैव लाइक एंटर एरे elements, and then you can have the loop like for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, and I can input the value over here like this. ठीक है। सो ये एग्जाम्पल हो गया मैलॉक का। दूसरा जो फंक्शन है यहाँ पर वो हो सकता था कैलॉग। कैलॉग में भी आप क्या करते, ऐसी ही स्टेटमेंट लिखते, a is equal to int star, you will write कैलॉग इंस्टेड ऑफ मैलॉग। बस इसमें आपको यहाँ पर कॉमा के साथ वैल्यूज दे देनी है। मतलब को अभी भी बताना है कि एक इंटीजर को कितनी मेमोरी चाहिए, कितने इंटीजर्स आप ले रहे हो, लेकिन बीच में आप कॉमा दे दोगे। सो इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स। जो कैलॉग है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है कि कितने एलिमेंट्स हैं एंड पर एलिमेंट कितनी मेमोरी चाहिए। मैलॉक में रादर हम टोटल नंबर ऑफ बाइट्स बता देते हैं एक ही बार कि भाई इतनी बाइट्स एलोकेट कर दो। ठीक है। जबकि एलोकेट दोनों से सेम तरीके से ही होना है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कौन सा यूज करना चाहते हो, बट यू शुड नो कि ये दोनों फंक्शंस अवेलेबल हैं एंड ये दोनों alloc डॉट एच के अंदर ही अवेलेबल है। सो वी नीड टू इंक्लूड दैट इफ यू वांट टू वर्क विद इट। ठीक है। सो ये तो आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। स्टार भी लिखना है बेटा, सिर्फ इंट नहीं, इंट स्टार। अच्छा ओके शिवम। रीअलोक होता है मेमोरी को रीएलोकेट करने के लिए। सो अगर आपने मैलॉक के थ्रू मेमोरी एलोकेट की हुई है और लेटर ऑन आपको लगता है कि आपका एरे जो है वो बड़ा होना चाहिए, लाइक हमने पहले 7 किया है। ठीक है। तो 7 है आपके पास, अब आप चाहते हो कि उससे बड़ा हो जाए हमारे पास, तो हम उसको रीअलोक के थ्रू एलोकेट कर सकते हैं। वी कैन टेल कि जो पुराना डेटा है उसको इधर कॉपी करा दो। सो दैट इज द पर्पस ऑफ रीअलोक, बट इन द लेटेस्ट वर्जन इट्स ऑब्सोलीट नाउ। बट अदरवाइज रीएलोकेट का मतलब होता है, रीअलोक का मतलब होता है रीएलोकेट द मेमोरी टू इंक्रीज द साइज और टू डिक्रीज द साइज। हाँ, एसटीडी लिब जो है वो जीसीसी की लाइब्रेरी है, उसमें मेमोरी एलोकेशन वाले तो आते ही हैं। उसके साथ उसमें एक एग्जिट फंक्शन भी होता है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हो। सो इफ यू कॉल एग्जिट 0, 0 इज बेसिकली द एरर नंबर। जैसे हम रिटर्न 0 लिखते हैं तो हम एग्जिट की ब्रैकेट में भी 0 लिख देते हैं कि हम बिना किसी एरर के एग्जिट कर रहे हैं। exit 0 is also in stdlib.h. ठीक है। Then you have differentiate between formatted and unformatted input and output functions. अब जैसे formatted कौन से हैं, printf है ना, printf से जो आप प्रिंट करते हो आप वो formatted फॉर्म में प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप बता सकते हो %5d की ये इंटीजर प्रिंट होगा तो ये 5 स्पेसेस ही लेगा। अगर आप फ्लोट प्रिंट कर रहे हो आप लिख सकते हो %8.2f, दैट मींस टोटल विल बी 8 डिजिट्स एंड 2 डिजिट्स विल बी आफ्टर द डेसिमल। फाइन। स्कैनफ जो है वो फॉर्मेटेड इनपुट है। फाइन। लेकिन जो आपके पास गेट कैर हो गया, गेट एस हो गया, पुट एस हो गया, वो आपके अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। अभी दिखाती हूँ कशिश। ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, दिस यू कैन राइट। ठीक है। आपको बताना है स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूनियन इज आल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर में सारे एलिमेंट स्टोर होते हैं तो इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ रिकॉर्ड।
दोनों का सिंटेक्स एग्जाम्पल बना के आप दिखा सकते हो, डिफरेंस भी बता सकते हो दोनों में। मैंने स्ट्रक्चर वाले में आपको सिखाया था कि स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस कराने हो फंक्शन के थ्रू तो हम उसको फंक्शन में कैसे पास करते हैं। सो इनपुट और शो बनाए थे। इनपुट के केस में आपको बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा ताकि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। शो के केस में हम डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट विद एग्जाम्पल कि एक स्ट्रक्चर ले लो और उसका इनपुट और शो फंक्शन बनाकर आप दिखा दो। सो पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन में वी कैन मेक अ स्ट्रक्चर and we can make two functions, one to input it, one to show the thing. So आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे। फाइल एक्सेस मोड्स तो हैं आपके पास तीन, रीड राइट अपेंड, और उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कब हम रीड यूज करेंगे, कब राइट और कब अपेंड। पॉइंटर वाला प्रोग्राम मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें आपके पास यूनिट 3 में जो चॉइस है वो है व्हाट इज द यूज ऑफ ए टू आई। ए टू आई इज इन सी टाइप डॉट एच। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 नंबर का। बट ए टू आई मीन्स एस्काई टू, जो आपकी इंटीजर वैल्यू मतलब अल्फाबेट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ ए टू आई? ए टू आई में मैं अगर कैपिटल ए दूंगी तो वो मुझे बदले में 65 देगा। ठीक है, देन जो भी कैरेक्टर आप दोगे बेसिकली वो आपको उसकी इंटीजर स्काई वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ ए टू आई फंक्शन? तो हम इसमें बताएंगे कि जो ए टू आई है इट इज अवेलेबल इन सी टाइप डॉट एच। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर सी कंपाइलर ओपन कर लेती हूँ। इट इज बेटर अमन कि अगर आप दोनों शो करोगे, क्योंकि अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे ना। सो इफ यू वांट टू शो कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सो इट्स अ बेटर एग्जांपल कि आप दोनों चीजें शो कर दो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ, इसे बैकस्लैश n 0 आ रहा है। सो ए टू आई आपको स्काई वैल्यू नहीं देता। ए टू आई क्या करता है? स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करता है। नहीं नहीं, है तो सी टाइप, उसमें भी होगा, सी टाइप में भी है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर 123 दे दिया, so it will give me 123. So basically it converts a string into an integer. तो आपके पास कोट्स के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन उसका डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? इंटीजर वैल्यू में। सिर्फ टाइप कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। सो इट्स अ टाइप कन्वर्जन फंक्शन। सो ए टू आई विल कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। ठीक है, सो इट इज कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर। और सी टाइप में आपके पास फंक्शंस होते हैं वो वाले, इज अपर, इज लोअर, टू अपर, टू लोअर, इज डिजिट, इज अल्फा, वो वाले फंक्शंस आपके सी टाइप डॉट एच में होते हैं। ठीक है, और ये टाइप कन्वर्जन फंक्शन है। सो दिस यू विल राइट इन stdlib डॉट एच। इसमें बाय डिफॉल्ट एडेड होता है, सो वी डोंट हैव टू ऐड इन दिस जीसीसी कंपाइलर। तो मैंने यहाँ पे stdlib डॉट एच नहीं की है इंक्लूड, फिर भी आप उसको यूज कर सकते हो। सो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे कि ए टू आई जो है वो किस लिए यूज हो रहा है। इट इज यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर वैल्यू। और फिर आपको इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम ए टू आई को? कि कोई ऐसी जगह जहां पर यूजर से इनपुट स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा हो। जैसे मान लो कोई टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में बहुत सारे नंबर्स हैं,
अब टेक्स्ट फाइल से जब हम उसको रीड करेंगे तो आएगा तो स्ट्रिंग की तरह ही ना. सो व्हेन वी विल रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल इट विल बी रेड एज अ स्ट्रिंग. तो हम वहां से रीड करके उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाँ, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, वेरी गुड. सो जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आप रिसीव करते हो वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ही रिसीव होते हैं. सो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप इंटीजर फॉर्मेट में रिसीव कर लो. दैट विल ऑलवेज बी रिसीव्ड इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट. तो उसको में अगर इंटीजर वैल्यूज हैं, यू वांट टू कन्वर्ट इट टू इंटीजर, तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हो. तो वो आप एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा सकते हो. ठीक. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जिनको नहीं पता है मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको आफ्टर डिस्कसिंग द पेपर. So compare arrays and structures. Justify your comparison with an example. So arrays and structures आपको explain करने हैं. ठीक है. Array सबसे बड़ी चीज क्या है कि array जो है that is a collection of homogeneous elements, है ना. सारे के सारे elements same data type के होते हैं. जबकि structures जो है that is a collection of heterogeneous elements. उसमें elements अलग अलग data type के हो सकते हैं. Then array is a derived data type. Array में आप कोई नया data type नहीं बना रहे, आप एक data type की collection बना रहे हो सिर्फ. So it is a derived data type. Whereas structure जब हम बनाते हैं, it is a user defined data type. हम एक data type create कर रहे हैं जिसको हम further use कर सकते हैं. उसके further variables create हो सकते हैं. जब आप एक array declare करते हो उसको उसी टाइम उसके लिए memory allocate हो जाती है. लेकिन जब हम एक structure बनाते हैं तो उसको कोई memory allocate नहीं होती जब तक उसका वेरिएबल डिक्लेयर ना किया जाए. सो जब उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट होगा तब जाकर उसको कोई मेमोरी एलोकेट होगी, अनलेस उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है. सो ये कुछ पॉइंट्स हो गए डिफरेंसेस के, और उसके बाद आप इसको एक प्रोग्राम दोनों का बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सा वाला यूज होना चाहिए. ठीक है. देन यू हैव योर यूनिट 4. अगेन यू टू डू वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस. Explain the syntax and usage of inbuilt string functions with suitable example. Can you name a few string functions available? Yes, देखा strings कितनी important है. इसमें आपके पास पहले दोनों ही string से related है, और फिर दूसरे में भी जो second वाला है वो 5 नंबर का अपर लोअर नहीं अपर लोअर नहीं होते कशिश. strcpy gets puts stdio में होते हैं पवन. gets puts are in stdio.h. strcpy है, strlen है, strrev है, वेरी गुड. strcat है कंकैटिनेशन के लिए, strcmp है कंपेयर के लिए. ठीक है. तो ये 5 तो आपको एक्सप्लेन करने बनते हैं फॉर 7.5. ठीक है. तो 7.5 मार्क में ये 5 फंक्शंस तो आपको एक्सप्लेन करने ही करने हैं. फिर आपको बोला राइट अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वर्ड इन अ स्ट्रिंग. एक ही स्ट्रिंग है, ये नहीं बोला कि एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है ना. ऐसा बोला होता कि अगर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है उसमें से लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकालो तो फिर भी इजी था. अभी इसमें क्या बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वर्ड इन अ स्ट्रिंग. एक काम करना है, इस कोड को ट्राई करना. किया है किसी ने अभी तक ट्राई? कल से पढ़ रहे हो आप सी के लिए. एनीबडी थॉट ऑफ ट्राइंग दिस कोड? नहीं किया. ओके. बाकी इसमें चॉइस में अगर आप करते हो तो math डॉट एच के अंदर के कुछ फंक्शंस आपको बताने, stdlib डॉट एच के बताने, time डॉट एच के बताने. ठीक है. राइट प्रोग्राम इन सी टू चेक whether the input word is a palindrome or not. ये प्रोग्राम ऊपर वाले से ज्यादा इजी है. पैलिंड्रोम तो हमने किया भी हुआ है ना. सो पैलिंड्रोम करने के लिए तो बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और फिर आपको उस स्ट्रिंग के अंदर उसका चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं. अब वो आप str रिवर्स को यूज करके भी कर सकते हो, बिना उसके भी कर सकते हो. दैट इज अप टू यू. अगर मैं यूज करके करती हूँ तो मेरा कोड कुछ इस तरह से हो जाएगा. आई विल बी राइटिंग लाइक
आई विल बी टेकिंग अ स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पर ले लिया char str, एक ले लिया मैंने temp, और इनका साइज ले लिया 50-50। सो आई से कि ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं ये मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकती हैं। फिर मैंने यूजर से पूछा एंटर अ, हाँ उससे इजियर रहेगा एंटर अ स्ट्रिंग, पर अगर आपके पास टाइम हो तो आप दो मेथड से भी करके दिखा सकते हो। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट कर ली। अब हमने क्या किया, जो स्ट्रिंग इनपुट की है उसको टेम्प में कॉपी करवा दिया। सो आई कॉपी इट, स्ट्रिंग में डायरेक्ट असाइनमेंट तो हो नहीं सकती, सो मैंने str को टेम्प में कॉपी करा दिया, और जो टेम्प है उसको उसी के अंदर रिवर्स करा दिया। एंड नाउ आई कैन चेक इफ strcmp temp comma str इज इक्वल टू 0, मतलब अगर मैं दोनों को कंपेयर कराती हूँ और उनका जो कंपैरिजन है वो 0 देता है, दैट मीन्स दोनों स्ट्रिंग्स सेम है ना। सो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, परसेंटेज s इज पैलिंड्रोम। सो परसेंटेज s क्या है, str, else printf percentage s is not a palindrome. So you डायरेक्ट असाइनमेंट होगी नहीं, वो कहेगा एल वैल्यू रिक्वायर्ड गेट्स, डिड यू मीन एफ गेट इस, अच्छा अब ये यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम आएगी। ये आपका नॉर्मल कंपाइलर में चल जाएगा, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन वी हैव दिस इशू। तो हम यहाँ पर स्कैनर से कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड, पर ये कॉपी नहीं होगा ना उसमें। सो आप अपने वाले सिस्टम पे इसको पेस्ट करके देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे कोड पेस्ट करके दे रही हूँ, सो यू कैन जस्ट रन इट ऑन योर्स। सो दिस इज हाउ वी चेक वेदर इट्स अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, अगर मैं टर्बो सी चलाऊंगी उसमें तो चल ही जाएगा। सो बेस्ट तो वही होता है काम करने के लिए, बट दिस इज द लॉजिक। सो बेसिकली ये लॉजिक है आपके पास, क्योंकि स्ट्रिंग रिवर्स आपको क्या करता है, रिटर्न करके नहीं देता, इट रिवर्सेस द स्ट्रिंग इटसेल्फ। तो ये आपकी स्ट्रिंग के अंदर ही चेंजेस कर देता है, इट डज नॉट रिटर्न द स्ट्रिंग, जो डिफॉल्ट वाला स्ट्रिंग रिवर्स है। ठीक है, सो इफ वी ओपन दिस, यहाँ पे पेस्ट नहीं आ रहा ना, सो इट्स लाइक हैश इंक्लूड stdio.h hash include, सारा दोबारा से लिखना पड़ेगा, string.h void main char str50 temp 50 printf enter a string gets str and we have strcpy tmp comma str, then str reb, that should be this, and then you will check if str cmp tmp comma str is equal to 0. So we should have palindrome, else not a palindrome, and यहाँ पर हम देते हैं getch, और getch यूज करने के लिए कौन सी हेडर फाइल चाहिए, we need
conio.h. So you run this, I enter madam, so it is a palindrome. ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ, तो ये ऐसे आ गया। अब इसमें पिछला रिजल्ट भी आ रहा है और नेक्स्ट भी आ रहा है। अगर आपको चाहिए कि पिछला रिजल्ट नहीं आए, सिर्फ नेक्स्ट रिजल्ट आए, so we can call a function that is clr scr, which stands for clear screen, and it's also found in conio.h. ठीक है, so that's how we can check this. अब जो दूसरा वाला प्रोग्राम है वो आप लोग ट्राई करना एंड भेजना मुझे व्हाट्सएप पे करने के बाद कि एक स्ट्रिंग है। पहले तो आपको उसे वर्ड्स के अंदर डिवाइड करना है, वर्ड्स में डिवाइड करने के बाद आपको बताना है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है। सो स्मॉलेस्ट इन लेंथ, ये नहीं बताया इन्होंने कि स्मॉलेस्ट इन लेंथ या अल्फाबेटिकली, तो आप जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। बस ऊपर एक नोट लिख देना कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इज फाउंड एज पर द लेंथ, या फिर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इज फाउंड एज पर द स्काई वैल्यूज। सो डू द वे यू लाइक एंड देन सेंड मी द कोड। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है सबको? इट वॉज एन ईजी पेपर। सो ये पेपर तो बहुत आसान था, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत अलग हो या बहुत ट्रिकी पूछ लिया हो। सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इसके अंदर। ठीक है, इफ देर इज नो डाउट इन द पेपर तो मैं आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स अभी बताती हूँ। पहले मुझे बता दो, इज इट क्लियर? पूरे पेपर में कोई डाउट है? एनी क्वेश्चन विच यू आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे होगा? कुछ है ऐसा? क्लियर है सबको? So this was 2023 ka paper with the solution. I hope it's clear to every one of you.